Buildings are more than just structures. They are stories that have developed over culture, over technology, and over time. आज की क्लास में हम लोग इसी को कुछ समझना चाहते हैं. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्रिएटिव एज. आज हम लोग कर रहे हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल्स. कुछ ऐसी स्टाइल्स करेंगे हम जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं, और कुछ हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और कुछ उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे. वेल, दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ विजुअल क्लास आप लोगों के लिए. तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ स्क्रीन पे व्हाइल आई एम टॉकिंग इट माइट नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, बट स्क्रीन पे जो इमेजेस चल रही हैं उस पे आप ज्यादा ध्यान दें. ऑलराइट, मूविंग ऑन अहेड, लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड. The first style that you can see is classical architecture. अगर हम classical architecture की characteristics की बात करें तो 3 orders थे जो सबसे ज्यादा important थे इसमें. One was the Doric, the Ionic and the Corinthian. Doric की अगर हम बात करें तो वो सबसे simple type of column होता था, right? जो Ionic होता था उसके जो edges होते थे वो curved होते थे, and the Corinthian column used to be very much फैंसीली डेकोरेटेड. ऑलराइट, तो ये था क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में. नॉट ओनली ड्यूरिंग द ग्रीक टाइम्स बट ऑल्सो ड्यूरिंग द रोमन्स वॉज देयर अ डेवलपमेंट एंड चेंज इन क्लासिकल आर्किटेक्चर. ठीक है, सिमेट्री और प्रोपोर्शन का खास तौर पे ध्यान रखा जाता था. पेडिमेंट और पोर्टिको भी इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था. लेट मी रिमाइंड यू, द पेडिमेंट इज द ट्रायंगुलर पार्ट दैट कम्स ऑन टॉप ऑफ द columns, all right, and the portico is amalgamation of the columns and the pediment supported by it. ठीक है, आगे बढ़ते हैं guys. कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में देखते हैं. मटेरियल्स क्या यूज होते थे ड्यूरिंग क्लासिकल आर्किटेक्चर? बहुत कॉमनली मार्बल ऑन स्टोन का यूसेज किया जाता था ड्यूरिंग द ग्रीशियन टाइम्स, बट ड्यूरिंग द रोमन्स थोड़ा सा चेंज आया एंड कंक्रीट और ब्रिक यूज किया जाने लगा. There was a difference, not very noticeable, but yes, a little bit of a development we can say when the classical architecture moved from Grecian times to Roman times. आप नोटिस करेंगे कि temples with post and lint system पे isolated structures पे फोकस करता था जब हम ग्रीक आर्किटेक्चर की बात करते हैं. जैसे अगर हम पैंथियन की बात करें, रोमन आर्किटेक्चर added arcs and vaults emphasizing functional and large scale engineering projects. So you will realize that there was a difference and a noticeable difference. So when we are talking about both types of architecture. आगे बढ़ते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं द पार्थेनन, which is a Grecian architectural style. डोरिक आर्किटेक्चर का एक उम्दा एग्जाम्पल है ये गाइस. प्लीज रिमेंबर, एक इंडिविजुअल माउंटेन पे बना हुआ सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बने हुए हैं. ठीक है. The next one that you can see is the Pantheon. This is famous for its massive Corinthian columns and large concrete dome. ठीक है, it is one of the best preserved Roman structures. तो जहां Parthenon was Grecian architecture, the Pantheon was an example of Roman architecture. The Colosseum, guys, one of the largest amphitheaters to exist till date, and very well known for its arcs and columns. Again, one kind of Roman architecture. Then comes the Erechtheion, that is in Athens, in Greece. Please remember कि इसका जो asymmetric style of temple था, आप नोटिस करेंगे ये एक्रोपोलिस का जो हिल था जहां पे पैंथियन सिचुएटेड है, सॉरी पार्थेनन सिचुएटेड है, वहीं पर ही एक और स्ट्रक्चर है जो सिचुएटेड है, एंड दिस इज ऑल्सो डन बाय द ग्रीशियंस. The next one is the temple of Olympian Zeus, and this was an original temple.
फीचरिंग कोरिंथियन कॉलम्स। आप अभी भी अगर ये पिक्चर देखें तो आप ये कोरिंथियन कॉलम्स की खासियत, जो ऑर्नेट नेचर है इनका, वो देख सकते हैं यहाँ पर। The Library of Celsus, please remember, again done by the Romans. Here you will realize that you can see the columnar structure again, जो एक classical architecture में बहुत ही stand out करता था. Last but not the least is the theater of Epidaurus. This is present in Greece and it was known for its exceptional acoustics and semicircular design. All right, so when I say acoustics, acoustics means when music is played. All right, तो music play होता था जब, तो it could be heard in the entire theater. All right, तब mics वगैरह नहीं हुआ करते थे, but yes, it could be heard in the entire theater. Moving on ahead to another type of architecture, people. Gothic architecture की अगर हम बात करें, तो Gothic architecture की जो characteristics है, उनमें से कुछ हैं pointed arcs, flying buttresses, ribbed walls. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, but let us first understand what all these are. Pointed आर्क्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि इनकी जो विंडोज होती हैं वो थोड़ी सी ऊपर चोंच वाली होती हैं, राइट? सो दे वर पॉइंटेड एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज पॉइंटेड आर्क्स. देन कम्स फ्लाइंग बट्रेसेस. These were additional support given to the walls of the huge structures that were constructed. ठीक है, तो ये जो structures होते थे, ये these were the additional support provided to the wall of the building. Then comes ribbed walls, guys, a structural framework जिसमें roof की alignment support करने का power था. That was what the ribbed walls were. Alright, आज के जमाने में अगर हम रूफ देखेंगे तो प्रोबेबली 4 कोनों से बीम्स आ रही होंगी और उसके ऊपर एक लेयर ऑफ शीट या कंक्रीट का कुछ लगा हुआ होगा. बट इन द ओल्डर टाइम्स these walls used to be huge and they were little curved also, which enabled the roofing, lights and everything to flow in freely. Okay, मूविंग ऑन अहेड, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में. स्टेन ग्लास विंडोज का यूज मेजरली देखा जाता है इन गॉथिक आर्किटेक्चर. आप कोई भी गॉथिक आर्किटेक्चर की अगर बिल्डिंग उठा के देख लेंगे तो यू विल रियलाइज दैट स्टेन ग्लास बहुत कॉमनली यूज होता था. ठीक है, मोस्टली जो चर्चेस होते थे खास करके उसमें गॉथिक आर्किटेक्चर के साथ आपको स्टेन ग्लास विंडोज का इफेक्ट देखने को मिलता था. देन कम्स वर्टिकलिटी एंड लाइट. यस, ध्यान दिया जाता था कि इस तरीके से उसको लाइट का एक्सपोजर जो है वो पूरी तरीके से बिल्डिंग पे आए एंड मोस्ट ऑफ द यूज ऑफ लाइट कैन बी डन. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑर्नेट डेकोरेशन. व्हेन आई से द वर्ड ऑर्नेट, गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत ही ज्यादा डेकोरेट किया हुआ. ठीक है, तो बहुत ही मेजरली जब ज्यादा डेकोरेशन किया हुआ होता था, that was a characteristic of गॉथिक आर्किटेक्चर. ठीक है, जैसे हम लोग अपने घरों के बाहर शायद नजर बट्टू वगैरह लगाते हैं, वो लोग क्या करते थे, गार्गोइल्स या अपने गार्डियन एंजल्स, इनके प्रतिमाएं, मूर्तियां कंस्ट्रक्ट करते थे. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने किसी पुराने गॉथिक आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चर को देखा हो, आपका ध्यान जाएगा कि वहां पर इस तरीके के इविल आई को वार्ड ऑफ करने के लिए बनी हुई हैं चीजें. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पीपल. ठीक है, द फर्स्ट वन दैट यू कैन सी इज द बेसिलिका ऑफ सेंट डेनिस इन फ्रांस. इट इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर. आप बहुत ही कॉमनली ये नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ के जो रूफ्स हैं या यहाँ के जो हाइट पे ध्यान दिया गया है. हम जब बात कर रहे थे लाइट की तो वो वर्टिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा था ताकि लाइट कैन कम इन. ऑल्सो अगर हम इसकी विंडोज की बात करें तो आपको ये आर्क्स पॉइंटेड दिखेंगे जो हम लोगों ने अभी अभी कुछ देर पहले देखा. अगला हमारा पिक्चर है द नोटर डाम. कुछ समय पहले नोटर डाम जो पेरिस में है, इट इज अ कैथीड्रल एंड यहाँ पर आग लग गई थी.
thankfully it has been restored and will be open to public this year only, I think. और I think जब तक हम बात कर रहे हैं शायद it must be open to public, है ना? So yes, बहुत ही नोटिसेबल जो एक चीज है नोटरडाम के बारे में, वो है इसके फ्लाइंग बट्रेसेस। बट आई एम सॉरी, ये इसका फ्रंट व्यू है तो आपको वो फ्लाइंग बट्रेसेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट ये मैं अपने सब स्टूडेंट्स को बोलती हूँ गाइस, कोई भी अगर आप बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं या कोई भी और आपको शायद एक व्यू दिखा सकेगा बिल्डिंग का, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट टू सी ऑल 3-4 व्यूज ऑफ द building. Please remember, you should see the inside view of the Notre Dame. You should see the side view, the top view, and the front view as well. Okay? इससे फायदा ये होता है कि अगर उससे पर्टेनिंग कुछ क्वेश्चन आता है, मे बी आपको सिर्फ पूछा गया हो पहचानने के लिए वो पिक्चर, what happens is, since you have seen all the 4 views, you know how Notre Dame looks like from every angle. So you will not be left, you will not be in a position to leave the answer, है ना? आप वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Another example of Gothic architecture is the beautiful Chartres Cathedral, which is in France again. It is renowned for its well-preserved stained glass. अभी अभी कुछ समय पहले हमने ये किया था कि स्टेन ग्लास विंडोज जो हैं, ये एक एग्जाम्पल है ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर। सो यू कैन सी दैट गॉथिक आर्किटेक्चर कहाँ है। गाइस, एक और चीज जो मैंने मिसिंग देखी इन व्हाइल वी वर डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स इज दी स्टीपल रूफ्स, है ना? आप इनको अगर देखेंगे तो इस तरीके के स्पायर्स जो है, जो नैरो होते हुए लंबे लंबे से रूफ्स हैं, इनको भी आप सिर्फ गॉथिक आर्किटेक्चर में ही देख पाएंगे, किसी और टाइप के आर्किटेक्चर में नहीं देख पाएंगे। Moving on ahead, then is the Cologne Cathedral in Germany. फिर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये स्टीपल रूफ दिखेगा, बहुत ही पतला होता हुआ रूफ। इसको स्पायर्स बोले जाते हैं, ठीक है? And also you will be able to see the same kind of structure across. Okay, ठीक है? The Seville Cathedral, which is in Spain, and it is the largest Gothic cathedral in the world, guys. So Seville एक जगह है वैसे, let me tell you, in Spain. Last but not the least is the Westminster Abbey, जो the Big Ben के पास में है। I hope you know Big Ben is the clock जहाँ पे टाइम देख सकते हैं हम, ठीक है? लंदन में है ये। एंड वेस्टमिनिस्टर एबी एक ऐसी जगह है जहां पर आज भी रॉयल फैमिली से रिलेटेड कोई खुशी की बात हो गई या कुछ दुख की बात हो गई तो वहां पर दे गो एंड थैंक द गॉड, थैंक द लॉर्ड। ओके, से फॉर एग्जांपल रिसेंटली क्वीन एलिजाबेथ का बेरियल हो गया, या कुछ साल पहले मे बी बैप्टिज्म ऑफ द प्रिंसेस हैपेंड और टुक प्लेस। तो ये सब अभी भी वो एक्टिविटीज कहाँ होती हैं? ये होती हैं वेस्टमिनिस्टर एबी में। अगले टाइप का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं गाइस, दैट इज द रेनेसां आर्किटेक्चर। कुछ चीजों पे ध्यान रखा गया था। रेनेसां आर्किटेक्चर बेसिकली आप नोटिस करेंगे कि रेनेसां आर्किटेक्चर जो था वो आया गॉथिक आर्किटेक्चर के बाद। जहां गॉथिक आर्किटेक्चर में खूब सारा तामझाम इन्वॉल्व होता था, इन द सेम वे रेनेसां आर्किटेक्चर वाज मोर क्लीन कट, placing attention on symmetry and things like that. All right. So the domes were used as a focal point. The classical elements were usage of columns and pediments. Symmetry and proportion was taken care of. Arcs and vaults became semicircular. तो जहां पर गॉथिक आर्किटेक्चर में आप पॉइंटेड आर्क्स देखेंगे, वो ही आप रेनेसां आर्किटेक्चर के टाइम पे क्या देखेंगे? आपका ध्यान जाएगा कि वो सेमी सर्कुलर हो गए, ठीक है? प्लस जो उनके डोम्स होते थे वो काफी लार्ज डोम्स होते थे, ठीक है? उन पे पेंटिंग्स की जाती थी, उन पे गिल्डिंग की जाती थी। व्हाट इज गिल्डिंग गाइस? सो गिल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग एन एरिया विद गोल्ड और सिल्वर, ठीक है? तो जैसे हमारा गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर है, that is a gilded
पीस ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। आप देखेंगे उस पे पूरी परत है गोल्ड की एंड सिल्वर की, राइट। मूविंग ऑन अहेड, लेट अस हैव अ लुक एट द फ्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ रेनेसां आर्किटेक्चर। पहला स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं वो है द फ्लोरेंस कैथीड्रल डोम। दिस इज अर्ली रेनेसां के टाइम का एक स्ट्रक्चर जो फ्लोरेंस में था, इटली में, गाइस। नेक्स्ट वन इज the Ospedale degli Innocenti, which was designed by Filippino Brunelleschi, considered one of the true earliest Renaissance buildings. Guys, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये जो आर्क्स हैं ये सेमी सर्कुलर हो जाते हैं, ठीक है, जब हम रेनेसां की बात करते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The next one is the Pazzi Chapel, known for its harmony, proportion, and geometry, also by Brunelleschi. So Brunelleschi ने इसके पहले वाला जो भी स्ट्रक्चर था उसको भी डिजाइन किया है, प्लस ये वाला भी डिजाइन किया है। आपको सिमिलैरिटी भी देखने को मिलेगी। आपको कॉलम्स और पेडिमेंट, गाइज यहाँ पे कॉलम्स का यूसेज और आपको पोर्टिको का यूसेज भी दिखेगा। अगर आपका ध्यान जाएगा तो दैट इज अ डोर इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। तो दिस इज अ पोर्टिको दैट हैज बीन मेड। ऑफ कोर्स यहाँ पर आर्क्स चेंज हो गए, सेमी सर्कुलर आर्क्स का यूसेज आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज द पलाजो रुशेलाई in Florence, designed by Leon Battista Alberti, showcasing classical orders on a residential facade. When we are talking of classical orders, we are talking of these straight columns, all right? और एक residential area की बात हो रही है यहाँ पे, and again semi circular arcs यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती हैं। The next one is the Palazzo Medici Riccardi. It is noted for its rusticated facade. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि शायद ये स्ट्रक्चर टूट गया है या टूट रहा है, ठीक है। एक बहुत ही रूरल pastoral feel दे रहा है, all right? So this is what it is known for, and although इसका भी इसको भी बनाया गया था during the Renaissance period. Last but not the least, the Templetto di San Pietro, designed by Donato Bramante, a perfect example of high Renaissance harmony. जब हम पहले रेनेसां के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे तो हमने ये भी देखा था कि इनमें डोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये डोम और ये कॉलम का जो अमेलगमेशन है, this is also visible in the Renaissance architecture, all right? I hope you can differentiate it from the classical one or from the Gothic one. Yes. Last, the village rotunda. Now, is Villa Rotunda. This is a very interesting take on Renaissance architecture. जब हम रेनेसां आर्किटेक्चर का एक और पॉइंट कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सिमेट्री की, ठीक है। तो जो यहाँ इसके आर्किटेक्ट हैं आंड्रिया पलाडियो, इन्होंने सिमेट्री का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखा है। एंड इफ यू कैन सी, इसके जो चारों फसाड्स हैं, जो चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के तरफ के जो फेसिंग हैं, वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं, ठीक है। यहां तक कि जो ऊपर ये लगे हुए हैं एंजल्स के स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, ये भी सेम लगे हुए हैं, है ना। और इसीलिए इसे विला रोटुंडा बोला जाता है। रोटुंडा मींस राउंड, ओके, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन गिवन अ नेम एज सच। वैसे आपको बता दे कि आंड्रिया पलाडियो जो हैं, इन्होंने पलाडियनिज्म को भी इन्वेंट किया था। He was one of the architects to bring back probably Renaissance architecture. The Saint Peter's Basilica, and it is in Vatican City, guys. बहुत ही सुंदर Renaissance आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर दिख सकता है। अगर आप नोटिस करेंगे, ये कोरिंथियन कॉलम्स हैं,
ये पेडिमेंट है, ये डोम है, इसी तरीके के आपको ये आर्क्ड विंडोज देखने को मिलेंगी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको रेनेसा आर्किटेक्चर में देखने को मिल सकता है। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट दैट इट इज अ मिक्स ऑफ बारोक आर्किटेक्चर एज वेल। मैं यहाँ पर आपको बारोक आर्किटेक्चर के बारे में नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम आएंगे we will move on to Baroque architecture and then we will talk about it. Yes, so finally Baroque architecture ये आया था 17th and 18th century में, एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप अगर वर्ड बारोक डिक्शनरी में भी डाल देंगे, सो यू विल कम टू नो कि बहुत सारी कर्व्स और फ्लोरल ट्रेलिस और इन सब को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, ठीक है। तो यस, बारोक आप याद ऐसे रख सकते हैं कि इसका फर्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कर्व्स, ऑलराइट। सो लेट अस से दैट द स्ट्रेट सिमेट्री एंड ऑल दैट, बिल्डिंग्स अभी भी सीधी ही बन रही थी, ठीक है, रेक्टेंगल ही बन रही थी, स्क्वायर ही बन रही थी, बट इसके अंदर की जो वॉल्स हैं, मे बी स्टेयर केसेस हैं, मे बी उसका जो डेकोर करने का तरीका है या रूफ्स को शेप करने का तरीका है, ये थोड़ा बहुत चेंज हुआ। उसके अंदर के जो कॉलम्स थे या उसका जो गेट था उसको डेकोर करने का तरीका चेंज हुआ, एंड दैट इज हाउ बारोक एज अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हैपेंड, ठीक है। नॉट ओनली दैट, देयर वाज आल्सो और डायनामिज्म रिलेटेड टू ड्रामेटिक लाइटनिंग, ठीक है। लाइट्स को बहुत तवज्जो दिया जाने लगा। व्हाट हैपेंड वाज, मे बी वो उस उनका जो गिल्डेड रूफ था उसके आसपास वो लोग लाइट्स लगाने लगे, विच एनहांस्ड द इफेक्ट ऑफ दैट प्लेस, और मे बी दे डेकोरेटेड इन सच अ वे कि जहां पर वो लाइट गिरे वहां पर वो लोग डेकोरेट किया करते थे ज्यादा, ठीक है। मूविंग ऑन अहेड, रिच ऑर्नामेंटेशन, बहुत सारा गिल्डिंग का यूज आपको बारोक आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। नॉट ओनली दैट, मार्बल और ब्रॉन्ज का भी उमदा यूसेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो है फ्रेस्कोज विथ ट्रॉम्पले ऑयल बिकेम वेरी कॉमन ड्यूरिंग द बारोक आर्किटेक्चर। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फ्रेस्कोज आर बेसिकली म्यूरल्स that are painted on the walls, maybe ceilings, and so on so forth. Although let me remind you guys, रेनेसा के साथ फ्रेस्कोस का इन्वेंशन हो चुका था, ठीक है। उसके पहले शायद टेम्पेरा टेक्निक ऑफ पेंटिंग चलती थी ऑन वॉल्स ऑफ केव्स और सीलिंग्स ऑफ केव्स, बट जैसे ही फ्रेस्कोज आए वो बिल्डिंग्स पे जो पेंट करने का तरीका था वो थोड़ा बहुत नहीं, मैं बोलूंगी काफी चेंज हो गया, ठीक है। एंड देयर वाज अ डायनामिज्म इन इट नाउ, दो द आर्टिस्ट could be more creative, more defined, and more particular about how and what they were drawing. And that's what gave birth to trompe l'oeil. So let me tell you guys that trompe l'oeil is a technique जहां पर एक illusion create किया जाता है, okay? तो अगर आप लोगों को पता हो तो वेल एंड गुड, बट देर इज दिस पेंटिंग डन बाय Michelangelo in on the ceiling of the Sistine Chapel, जिसका टाइटल है द क्रिएशन ऑफ एडम, ठीक है। तो उसमें गॉड और आदमी है और उनका हाथ मीट हो रहा है, ठीक है। तो उसको एक एग्जाम्पल, बहुत ही एक्सेप्शनल एग्जाम्पल बोला जाता है ऑफ ट्रॉम्पले ऑयल पेंटिंग। क्यों? क्योंकि आप बाहर से आने के बाद भी जब आप ऊपर देखते हैं छत पे, तो वो पीछे का जो बैकग्राउंड ड्रॉ किया हुआ है पेंटिंग का, वो इट हैज बीन डन इन द फॉर्म ऑफ अ स्काई, सो इट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ द स्काई when you see that painting, all right. That's what a trompe l'oeil is, okay. Some more characteristics. थिएट्रिकल ग्रैंडियर, अगेन मैंने आपको बोला था बहुत सारा ताम झाम होता था, ठीक है। गोल्ड का यूसेज बहुत ज्यादा, ड्रेपिंग में वेलवेट्स का यूसेज बहुत ज्यादा, तो वो ना वो थिएटर लाइक इफेक्ट देता था, ठीक है। आपको बहुत ही ग्रैंड फील कराता था व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बारोक आर्किटेक्चर। एंड ब्लेंडिंग आर्ट फॉर्म्स, यूनिफाइड स्ट्रक्चर्स वेयर स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स मर्ज्ड विद आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स। तो प्रोबेबली वो लोग एक पेंटिंग से स्टार्ट करेंगे और उस बंदे का हाथ पेंट होते होते वहां जा रहा होगा, एंड इट मस्ट बी कनेक्टिंग विद अ स्कल्पचर,
ठीक है। तो इस तरीके की ड्रामेटिकिज्म पे भी ध्यान दिया गया था ड्यूरिंग बारोक आर्किटेक्चर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गाइस बारोक आर्किटेक्चर के। पहला एग्जाम्पल है द सेंट पीटर स्क्वायर इन वेटिकन सिटी। हम लोग बात कर रहे थे बारोक आर्किटेक्चर की। इट इज नोटिसेबल फॉर इट्स मैसिव वेलकमिंग oval colonnade, and this is designed to symbolize the church's embrace. So guys, I think अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो आप देख नहीं पाएंगे कॉलोनेड, बट इसके लेफ्ट और राइट में ऐसा एक ओवल कॉलोनेड बना हुआ है। ठीक है, बाय कॉलोनेड आई मीन a series of columns that are supported by a top. Okay, that is known as a colonnade. ठीक है, तो ये वाला जो अगर हम बात करें तो चर्च के आसपास ये जो ये ऐसे ना ऐसे देखता ऐसे लगता है कि somebody's arms are covering you। ठीक है, so they talk about God's arms doing that thing। इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है। मूविंग ऑन अहेड, the Church of Saint Carlo, that is in Quattrofontaine, Rome। एक बहुत ही सुंदर उम्दा पिक्चर है गाइस। मूविंग ऑन अहेड गाइस, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, आप अगर ये इस पे ध्यान देंगे आपको ये कर्विलिनियर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपने नोटिस किया होगा वर नॉट प्रेजेंट इन क्लासिकल आर्किटेक्चर, were not present in Roman architecture, were not present in Renaissance architecture, and neither in Gothic architecture। इस तरीके के जो ये कर्व्स और ये सब है, ये हमने नया नया किस में देखा? इन बारोक आर्किटेक्चर। ऑलराइट, चलिए। The next one is the Palace of Versailles, built by Louis Levo June Hardoon। ठीक है, yes, it shows an intense drama of the Hall of Mirrors। तो अगर आपने पैलेस ऑफ वर्साइलेस के पिक्चर्स देखे हैं या अगर देखा है इन रियलिटी, so you'll realize that the entire structure gives you a larger than life वाला feeling। क्यों? क्योंकि there is a hall where there are mirrors displayed opposite each other। Okay, so when you walk through that hall, it gives an image of thousands and hundreds of people being present there, but you are still in your own space that way। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर है। Please have a look at all these pictures। It is my humble request to you। Okay, आगे बढ़ते हैं। Then comes the St. Paul's Cathedral, designed by Christopher Wren। Example, a classic example of English Baroque architecture। आप नोटिस करेंगे बारोक आर्किटेक्चर चाहे इंग्लिश हो चाहे रोमन हो, आपको ये कर्विलिनियर शेप्स इसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये उसका एक स्टैंड आउट पॉइंट होता था। ठीक है, the next one is the Church of Santa Maria di la Salute। It is showing you a transition of Baroque with dramatic, varied, and symmetrical domes। If I may point out, आप लोग नोटिस करेंगे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है ना, यहाँ पर आर्कएंजल्स के बनाए हुए स्कल्पचर्स। ठीक है, सो दिस इज अ लॉट ऑफ डेकोरेशन डन ऑन द दिस थिंग, बट इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डोम वाज आल्सो इनकलकेटेड। ठीक है, तो क्लासिकल इसका भी एक टच रखा गया था बारोक के साथ। ठीक है, the next one is the Karlskirche, which is built by Johann Bernhard Fischer von Erlach। It represents Central European Baroque।
The next one that we are going to be talking about is neoclassical architecture, guys. आपको word से ही समझ में आ जाना चाहिए when we say neoclassical. It means new type of classical architecture. मतलब इसमें classical architecture की तो कुछ points होंगी भी, but साथ साथ में कुछ नई points भी होंगी. ठीक है, देखते हैं कि क्या similar है और क्या different है. Symmetry and order, यही बात हुई थी in classical symmetry also, in classical architecture also. ठीक है, then comes classical orders का use. Yes, ionic, Doric, Corinthian, तीनों orders हम उसमें भी देखते थे, नए वाले में भी देखते हैं. Grand scale, monumental size with high ceilings and flat roofs. Flat roofs were visible there also, grand sizes were visible there also. The facade features temple-like pediments and massive porticos. Minimal decoration, blank walls, and cleaner exteriors. Now, I think this is one new point that was included in neoclassical कि minimalism का ध्यान रखा गया. जबकि अगर हम classical architecture देखते हैं तो उसमें there is nothing as minimalism. बहुत सारी चीजें added हैं, ठीक है. जैसे हमने अगर we are talking of the Parthenon, तो वहां पर ही आप देखेंगे कि उसको कितना वेल डेकोरेट किया गया था. ठीक है, उस बिल्डिंग को बाहर से देखने में भी हमारा ध्यान जाता है कि उसे काफी डेकोरेट किया गया था. इसके अलावा आई थिंक अगर कुछ चेंज होगा तो वो होगा यूसेज ऑफ द मटेरियल. एक बार देखते हैं क्या मटेरियल्स यूज किए जाते थे. स्टोन, मार्बल एंड वाइट स्टको. वेल, जहां पे मार्बल और कंक्रीट का यूसेज करने लगे थे रोमन्स इन क्लासिकल आर्किटेक्चर, नियो क्लासिकलिज्म में आप नोटिस करेंगे कि स्टको का भी यूज है. स्टको, वाइट स्टको इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्टोन विच इज इजिली चिजलेबल. ठीक है, व्हेन आई से चिजलेबल आई मीन कि हम उसको शेप दे सकते हैं, चाहे वो एक सर्कुलर पिलर का शेप हो या एक स्क्वायर रेक्टेंगल ब्लॉक का शेप हो. ओके, an example of neoclassical architecture is the US Capitol, which is civic neoclassicalism with its grand dome. Then you can see the British Museum, renowned for its classical Greek facade and expansive colonnade. Guys, you remember अभी कुछ देर पहले मैं आपको colonnade की बात बता रही थी. तो ये जो series of column आता है that is covered with a top, that is known as a colonnade. Okay, just that, so I saw the picture, so I wanted to point it out. Next one, the Brandenburg Gate, that was modeled after the Propylae in Athens, symbolizing peace with Doric columns. तो जो ये ब्रांडनबर्ग गेट है गाइस, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अलग अलग थे पहले, दो अलग स्टेट्स थे. ठीक है, बट आफ्टर इट वाज कंबाइंड इनटू जर्मनी, ये ब्रांडनबर्ग गेट वाज became a model for peace between the two parts of Germany. Okay. The Altes Museum in Berlin, known for its massive Ionic portico designed by Carl Friedrich Schnittke. तो अगर आप देख सकते हो आयोनिक कॉलम्स हैं यहाँ पर, ये आपको ये सर्कुलर बाहर की तरफ ऐसे रोल होते हुए कॉलम्स दिखेंगे. ठीक है, ये आयोनिक कॉलम्स हैं. एंड यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ नियोक्लासिकल आर्किटेक्चर. द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन, अगेन आयोनिक कॉलम्स का यूज आपको यहां पर भी दिखेगा पीपल. La Madeleine in Paris, designed as a temple to the glory of Napoleon's army. So when Napoleon won the city, it was captured the city. It was designed to welcome him and build it as a place to, thank the army that way. The Helsinki Cathedral, a striking example featuring a distinct dome. So guys, this was a little bit about understanding a little bit about a few styles that
you will see in architecture probably. ठीक है, अभी तक हमने सारी स्टाइल्स कवर अप नहीं की हैं, कुछ और स्टाइल्स हैं जो हम कवर कर सकते हैं. फॉर दैट you will have to connect with us once again in part 2 of architectural styles. Okay. Till then, I wish you best of luck. Happy learning to each one of you.